नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर सुल्तानपुर में डकैती से लेकर एनकाउंटर तक हर सवाल का जवाब लेकर यूपी पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ कर दिया कि पुलिस जाति या किसी अन्य फैक्टर को देखकर काम नहीं करती। पुलिस का यह जवाब तब आया है जब अखिलेश यादव ने मंगेश के एनकाउंटर को हत्या का नाम दिया। साथ ही उन्होंने वो आंकड़े भी जारी किए जिसमें दावा किया कि पीडीए के परिवार के लोगों का एनकाउंटर सबसे ज्यादा हुआ, जिस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। तारीख 28 अगस्त 2024, जगह सुल्तानपुर। वारदात 2 करोड़ से ज्यादा की लूट। एक्शन मुठभेड़ में मारा गया डकैत मंगेश यादव। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहां भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अब उत्तर प्रदेश में अपराध पर नहीं बल्कि सियासत एनकाउंटर पर हो रही है। 5 सितंबर को डकैत का एनकाउंटर हुआ, लेकिन एक हफ्ते बाद भी अखिलेश यादव मंगेश के एनकाउंटर में जाति का एंगल ढूंढकर सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं मंगेश पुलिस मुठभेड़ में नहीं मारा गया बल्कि उसकी हत्या हुई है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। अखिलेश यादव न सिर्फ डकैत मंगेश को बेकसूर बता रहे हैं बल्कि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ पीडीए के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। इसको लेकर उन्होंने आंकड़े भी जारी किए। एनकाउंटर पर अखिलेश का दावा है बीजेपी सरकार में 207 एनकाउंटर हुए, सबसे ज्यादा पीडीए के लोगों का एनकाउंटर हुआ। 125 एनकाउंटर पीडीए के लोगों के किए गए। यूपी में 40 एनकाउंटर अन्य वर्ग के हुए। 42 ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर जिसका डेटा नहीं। अब अखिलेश यादव के इस आरोप पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला मैं वाकया देख रहा हूं या पहला स्टेट देख रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति के यहां अपराध हुआ है उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। यानी अखिलेश यादव न सिर्फ अपराधी मंगेश को शरीफ, सज्जन और मासूम बता रहे हैं बल्कि उसके एनकाउंटर में जाति और पीडीए का एंगल ढूंढकर बीजेपी पर हमलावर है। तो क्या अब अपराधियों का एनकाउंटर जाति पूछकर होगा या फिर सियासत क्राइम पर नहीं बल्कि अपराधियों पर होगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको मंगेश एनकाउंटर केस में परिवार और पुलिस का वर्जन बताते हैं। दरअसल परिवार का कहना है कि मंगेश पहले भी अपराध में शामिल रह चुका है और 2-3 बार जेल जा चुका है। तो वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि वारदात को अंजाम देने के वक्त मंगेश भी गैंग में शामिल था। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव क्या लगती है मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार, एक बार सुल्तानपुर। अच्छा। वो खा के मार के यहाँ सहारे। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ।
3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था, जो पुष्पेंद्र और डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया, यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, वो दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है, जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे, ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें। तो ये वही मंगेश यादव है जिसके एनकाउंटर पर विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है और ये भी पूछा जा रहा है मंगेश के घर की तस्वीर दिखाकर कि वो अगर इतना बड़ा लुटेरा था तो वो इतना गरीब क्यों, उसका परिवार गरीब क्यों। इन सभी सवालों का जवाब आज यूपी पुलिस ने दे दिया। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा विपक्ष का अपना एजेंडा है समाज को बांटना, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग समाज को बांटने में जुटे हैं, फिर चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, उसके नाम का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि समाज को तोड़ा जा सके। बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं। इधर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या सवाल किए हैं और क्या आरोप लगाए हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। इस माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। और अखिलेश के इस बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी निशाना साधा। मठ और मंदिरों की बात किया कि इस तरीके के लोगों को उनका कहना था कि मठाधीश और माफिया से ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो अभी जितने माफिया थे उनके कब्रिस्तानों पर जाके जो फांतियां पढ़ने वाले हैं और जो उन पर जो है जाकर उनके लोगों पर जो प्रदेश जिन लोगों से तबाह थी, ऐसे लोगों के कब्र पर जाकर दुआ करने वाले लोग, मठ और मंदिर की बात मतलब इस भारत के सभी जो भारत की सनातन और जो हमारे भारतीय संस्कृत है उसका एक तरीके से अपमान है और ये उचित नहीं है। और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया और कहा कि बदमाश के एनकाउंटर पर आखिर अखिलेश यादव को इतना दर्द क्यों हो रहा है। मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा, ब्राह्मण मारा जाएगा, राजपूत मारा जाएगा, तो उस पर तो इनकी जबान नहीं खुलेगी। लेकिन आज ये जातिवाद करने के लिए ये यादव पर तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जब 67 मुसलमान मारा गया इनकाउंटर में अपराधी, तो उस पर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। 20 ब्राह्मण मारा गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं। 18 राजपूत मारा गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं। जाट मारा गया, जाट की संख्या आप ही लोगों के समाचार पत्रों में छपी, मैंने देखा है कि जब जाट और गुर्जर 17 मारे गए तब इनकी जबान नहीं खुली। दलित 14 मारे गए तो इनकी जबान नहीं खुली। अनुसूचित जाति 3 मारे गए तब जबान नहीं खुली। अन्य जैसे लगता है न कि अन्य में 42 लोग मारे गए तब इनकी जबान नहीं खुली। आज मुकेश यादव को लेकर के जो ये बहुत परेशान है, मंगेश यादव को लेकर के जो ये बहुत परेशान है, वो एक लुटेरा, एक अपराधी था। उसकी मौत पर इतना हाय तौबा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है उससे।
कहा तो नेताओं को जिम्मेदारी है कि जात पात से बाहर निकालकर समाज को विकास की तरफ ले जाए, एकजुट करे, लेकिन अब अपराधियों में भी जात ढूंढी जा रही है। वहीं सराफा व्यापारी का कहना है कि लूट का ये पूरा माल बरामद हो चुका है। उन्होंने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक दुखद घटना सुल्तानपुर में हुई थी, जिसके अंदर करीब 1.5 करोड़ रुपए का डकैती हो गई थी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि स्नेह स्नेह रिकवरी भी माल की हुई, मुलजिम भी पकड़े गए और आज करीब करीब पूरा माल पुलिस ने रिकवर कर लिया। और चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ था, फिर वो टूट गया था, तो क्यों टूटा था। बहुजन समाज पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया है, जिसमें पार्टी ने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने की वजहों को सार्वजनिक किया है। इसमें बीएसपी ने 5 साल बाद गठबंधन तोड़ने की वजह अपने कार्यकर्ताओं को बताया। बीएसपी की बुकलेट में यह कहा गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने मायावती का फोन उठाना बंद कर दिया था चुनाव के नतीजों के बाद, जिसकी वजह से पार्टी ने स्वाभिमान बरकरार रखने के लिए अखिलेश के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले तैयारियों में जुटी बीएसपी ने 59 पन्नों की ये बुकलेट जारी की है, जिसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। इसमें एक और वजह बताई गई है कि लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन तो जरूर हुआ था एसपी बीएसपी में, लेकिन एसपी अध्यक्ष बीएसपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का फोन तक नहीं उठाते थे। कई गंभीर आरोप बीएसपी की ओर से लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी के व्यवहार की वजह से ही बीएसपी ने यह गठबंधन तोड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश ने मायावती को जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि जिस दिन बीएसपी से गठबंधन टूटा, दोनों दल के लोग आजमगढ़ में सार्वजनिक मंच पर मौजूद थे। मैं भी वहीं था, किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूट गया है। मैंने खुद फोन कर पूछना चाहा था कि ऐसा क्यों किया। कभी कभी अपनी बात छिपाने के लिए कुछ बातें कही जाती हैं। इस तरह से तंज भी अखिलेश यादव ने बीएसपी पर और मायावती पर कसा है। जिस समय गठबंधन टूटा, उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी, सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बीएसपी से गठबंधन टूटने के बाद एसपी की सोच हमेशा दलित विरोधी रही। खुद मायावती को इनके नेताओं से जान बचानी पड़ी थी। गठबंधन को समाजवादी सोच के चलते टूटना ही था। कभी सपाई मानसिकता में है ही नहीं। ये आदरणीय अखिलेश जी नहीं, ये सपाई सोच का परिणाम है। सपाई सोच ही दलित विरोधी है। उन्होंने, अगर आपको याद हो, समाजवादी पार्टी ने दलित वर्ग का जो प्रमोशन था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था, और जो पता चीफ इंजीनियर था वो जेई बन गया था। अखिलेश जी के समय तो बना था, मुख्यमंत्री थे। तो ये दलित विरोधी जो कृत्य था उसको आज जब बीजेपी सरकार में आई तो उसने ठीक किया। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां से थोड़ी देर में योगी मंत्रिपरिषद की बैठक की खबर आ रही है। थोड़ी देर में मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट की मीटिंग होनी है। थोड़ी देर में यह मीटिंग शुरू होगी। सीएम आवास पर यह बैठक होनी है
और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से ये तस्वीर जहां पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुका है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालयों का नया सत्र का शुभारंभ किया है। इस मौके पर 18 मंडलों के लिए नए सत्र की शुरुआत की गई। सीएम योगी ने बताया कि अब यूपी के माहौल में सुधार आया है, मुरादाबाद और बरेली में भी स्कूल बन रहे हैं, लिहाजा पीएम के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रतिभा कहीं भी तैयार हो सकती है। चलता रहता, आज एक जिले में है, अगले दिन दूसरे जिले में कार्य करता है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। सरदार अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से, और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। लखनऊ से जहां पर बिजली का कनेक्शन चेक करने गई टीम के साथ लोगों ने मारपीट की है, बदसलूकी भी की है। आरोप है कि जैसे ही चेकिंग के लिए विभाग की टीम पहुंची, घर वालों ने मारपीट शुरू कर दी, लाइनमैन और जेई को पीटा है। वहीं घर वालों का आरोप है कि बिना इजाजत कर्मचारी छत पर चढ़ गया था और घर की महिलाओं से अभद्रता कर रहा था। मामला मलिहाबाद इलाके का बताया जा रहा है। ललितपुर में कुछ दबंगों पर गरीब का घर ढहाने का आरोप है। घर गिराने के दौरान एक बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि कुछ महीने से गांव के दबंग इस गरीब को घर से हटने के लिए परेशान कर रहे थे। पीड़ित ने शिकायत की है, पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या के भदरसा गैंगरेप के आरोपी मोईद खान की बेकरी का सैंपल जांच के दौरान फेल पाया गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोईद खान के घर नोटिस भेजा। विभाग नमूना फेल होने के बाद कोर्ट में केस दायर करेगा। सुनवाई के बाद 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मोईद खान की बेकरी नेस्तनाबूद होने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेकरी से नमूना एकत्र किया था और लैब भेजा। उसमें फैट का जो फैटी एसिड होता है वह स्टैंडर्ड जो हमारा 5% बाई वेट है, उससे जो है अधिक पाया गया, 5.7 पाया गया। अगर वह लैब से असंतुष्ट हैं तो 30 दिन के अंदर हमारे यहाँ अपील कर सकते हैं। अगर वो अपील नहीं करते हैं तो फिर जो है हमारे संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो है हमारे सम्मुख जो है मुकदमे पेश किए जाएंगे और वह मुकदमे हमारे द्वारा सैंक्शन होकर के ईओ कोर्ट पे भेजे जाएंगे। और अगली खबर वाराणसी से, जहां पर चेंजिंग रूम की छत गिर गई। निर्माणाधीन घाट के चेंजिंग रूम की छत गिरी है। हादसे में एक शख्स और एक कुत्ते की मौत की खबर है। निर्माणाधीन रामनगर बलुआ घाट पर हादसा हुआ है। वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बलुआ घाट पर हादसा हो गया। यहां पर दरअसल चेंजिंग रूम बनाया जा रहा था, इसकी छत ढल रही थी और इसी दौरान छत गिरी। हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। उपेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। उपेंद्र, यह हादसा कैसे हुआ? लापरवाही दिख रही है, किसकी लापरवाही दिख रही है? देखिए, साफ तौर पर जो निर्माण एजेंसी है उसकी लापरवाही दिख रही है, क्योंकि ये निर्माण हो चुका था, बाकी कुछ हिस्सों का निर्माण होना था। ऐसे में अभी निर्माण का फाइनल प्रारूप भी नहीं हो पाया, फाइनल मोहर भी नहीं लग पाई और उससे पहले ही छत गिर जाना, साल भर के भीतर छत गिर जाना, ये बेहद गंभीर है। गुणवत्ता पर सवाल पहले ही उठ रहे थे, लेकिन अब इस घटना के बाद गुणवत्ता पर सवाल और पुरजोर तरीके से स्थानीय लोग और अन्य लोग उठा रहे हैं। बता दें कि ये जो रामनगर किला है, जहाँ की जो रामलीला है वो विख्यात है, वहीं से सटा हुआ जो बलुआ घाट है, वहीं पर पक्का पुल का निर्माण। उपेंद्र, जिस शख्स की जान गई है, क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला मजदूर है या कोई और था?
देखिए अभी इस पूरे उसके बारे में जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि चूंकि वहीं का स्थानीय निवासी है ये, और बता दें कि ये पर्यटन विभाग इस पूरी योजना को देख रहा था। पर्यटन विभाग की ही निर्माण एजेंसी इसको करा रही थी और मौके पर पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची है। करीब ये 11 करोड़ 10.55 करोड़ की लागत से ये पूरा घाट तैयार किया गया है। चुनार के पत्थरों से घाट तैयार किया गया है। शास्त्री घाट इस पुल का नाम है और इसका जो छज्जा गिरा है उसमें दबने से इस व्यक्ति की मौत हो गई। वहां पर एक ठीक है उपेंद्र, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो छत पहले ही बन गई थी, अभी कई दूसरी जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन इसी बीच छत गिरी, एक शख्स की जान चली गई। जालौन में भी भारी बारिश के बाद एक कच्चा मकान गिर गया और इस हादसे में एक दंपत्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना मालवीय नगर इलाके की है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी मिली, फौरन ही दोनों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो बारिश के दौरान देखिए एक कच्चा मकान किस तरह से ढह गया और इस हादसे में एक शख्स जो कि इसकी चपेट में आ गया वो जख्मी हुआ है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।